आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मई महीना का आर्थिक परिदृश्य देखने वाले हैं। इसमें आर्थिक परिदृश्य में आप जब डब्बा देखिएगा, जो बॉक्स बना हुआ है प्रतियोगिता दर्पण में, तो वो बॉक्स के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया गया है ना, और उसको हम एनालिसिस करते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक व सिग्नेचर बैंक डूबने से वित्तीय बाजार में तहलका। देखिए, अमेरिका का दो बहुत बड़ा बैंक था, एक था सिलिकॉन वैली और दूसरा था सिग्नेचर बैंक, है ना। एक था सिलिकॉन वैली और दूसरा था सिग्नेचर बैंक और दोनों डूब गया है। डूबने से क्या हो गया कि बैंकिंग जगत में तहलका मच गया कि अमेरिका, तो जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में, ठीक है। और ये बैंक डूब गया। क्यों डूबा, उसका कारण संक्षेप में जान लेते हैं, है ना, संक्षेप में जान लेते हैं। इससे इकोनॉमिक्स का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक था, ये मान लीजिए सिलिकॉन वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है। ये क्या करता था, मुख्य रूप से ये काम कर क्या करता था कि स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप मतलब क्या, एक नई कंपनी, स्टार्टअप पर ये काम फोकस करता था, अपना बिजनेस। यानी स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप यानी जो नई कंपनियां होती हैं, नई कंपनी, उसको स्टार्टअप भी कहा जाता है ना। जो नई कंपनी होता था उसी पर फोकस करता था। इसी से ये डिपॉजिट भी लेता था, यानी पैसा क्या, जमा लेता था, है ना। यानी कि इसमें जो पैसा था बैंक में, वो स्टार्टअप का ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया था, और ये स्टार्टअप को लोन भी ज़्यादा देता था। जिस स्टार्टअप के पास, जिस नई कंपनी के पास पैसा अधिक है, वो जाके जमा कर दिया सिलिकॉन वैली में। जिस स्टार्टअप को, जिस नई कंपनी को लोन चाहिए, वो जाके लोन ले लेता था, है ना। तो एक तो जमा देता था, एक दूसरा क्या करता था, ये लोन भी देता था। लोन, ये पैसा जो जमा पैसा से लोन भी देता था। लोन यानी कि आप समझ रहे हैं, लोन देता था। किसे, तो ज़्यादातर वो स्टार्टअप को ही देता था। ज़्यादातर लोन वो क्या, स्टार्टअप को ही देता था, स्टार्टअप को लोन देता था। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम होता है, जितना भी डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट को अपने पास जमा करके नहीं रखता है। एक तो लोन दे देगा किसी को, जिसको ज़रूरतमंद है, लोन दे देगा, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट कमाएगा, है ना, इंटरेस्ट कमाएगा। दूसरा क्या होता है, जितना पैसा डिपॉजिट रहता है, वो अपने पोर्टफोलियो में, अलग अलग पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अलग अलग पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लीजिए थोड़ा पैसा वो रियल इस्टेट में लगा देगा, रियल इस्टेट का मतलब ज़मीन का कारोबार में कुछ पैसा लगा देगा। कुछ पैसा को क्या करेगा, गोल्ड में लगा देगा। कुछ पैसा को क्या करेगा, बॉन्ड में लगा देगा। बॉन्ड, सरकारी जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देगा। और इससे जो जमा रहता है, उससे पैसा कमाता है। तो हुआ यूँ, डूबने का कारण क्या था कि अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, तो महंगाई का दौर चल रहा है। तो जैसा कि पता है कि भारत में प्रमुख बैंक कौन है, बैंकों का बैंक RBI, केंद्रीय बैंक। और सही अमेरिका में केंद्रीय बैंक कौन है, फेडरल बैंक, है ना। तो केंद्रीय बैंक अमेरिका का इससे बड़ा बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन है, फेडरल बैंक मतलब कि आपका वो केंद्रीय बैंक हो गया, केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक का काम पड़ जाता है कि जो राज्य देश में महंगाई है, उसको कंट्रोल करना है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कोई भी बैंक अपना ब्याज दर को बढ़ा देता है। तो क्या किया, ये फेडरल बैंक अपना ब्याज दर को क्या किया, बढ़ा दिया, है ना। ब्याज दर बढ़ा देने से क्या होता है, लोन जो होता है ना, महंगा हो जाता है। यानी कि आप सिलिकॉन वैली बैंक है, चाहे और भी बहुत सारा बैंक है, वो सारा डिपॉजिट से उसका पूरा काम नहीं हो जाएगा। वो उसको पैसा घटेगा तो वो लोन लेने के लिए केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगा। जैसे SBI को पैसा घटेगा तो RBI के पास चल जाएगा लोन लेने के लिए। और फेडरल बैंक उसको लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा,
इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट तो ब्याज दर बढ़ा दिया तो महंगा इंटरेस्ट लेगा, महंगा लोन देगा। अब ये थोड़ा देर के लिए सोचिए कि फेडरल बैंक ये महंगा लोन दे रहा है, ये भी जो महंगा लोन खरीदा, इससे महंगा लोन लिया, तो आगे अब किसी को देगा तो उसको भी तो महंगा लोन देगा। सिलिकॉन वैली फेडरल बैंक से महंगा लोन ले रहा है, ज़्यादा दर से, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा दर पर लोन ले रहा है ये, है ना। अब इससे कोई अगला स्टार्टअप या कोई भी व्यक्ति लोन लेगा तो वो भी तो बढ़ा के ही ना देगा रेट, है ना, घाटा तो नहीं सकेगा। अब महंगा में लिया तो महंगा में बेचेगा भी, लोन को देगा। तो हुआ यूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो ब्याज दर बढ़ा दिया और उसके कारण लोन महंगा हो गया। स्टार्टअप कंपनी जो होता है, नई नई कंपनियां जो होती है, उनको पैसा का कमी हो जाता है। इतना ज़्यादा लोन महंगा हो गया, इतना ज़्यादा लोन महंगा हो गया कि स्टार्टअप कंपनी उतना महंगा लोन अब नहीं ले सकती है, उतना ज़्यादा दर पे लोन नहीं ले सकती है। तो क्या हो गया, ये स्टार्टअप कंपनी जो था, जो अपना जमा पूंजी था, वो पूंजी ही निकालने लगा कि मेरा जो सेविंग है, मेरा जो अपना पैसा है, जो स्टार्टअप जो हम सिलिकॉन वैली में जमा किए हैं बैंक में, अपना पैसा निकाल लेते हैं और अपना बिजनेस को रन करते हैं, क्योंकि लोन लेने का भी क्षमता नहीं है। तो सारा स्टार्टअप जितना था, स्टार्टअप अपना अपना पैसा लेने के लिए कहाँ चला गया, सिलिकॉन वैली के पास, और सारा अपना पैसा निकालने लगा। तो जैसा बता कि एक ही साथ इतना लोग पैसा लेने के लिए चला गया, अपना डिपॉजिट लेने के लिए चला गया, तो बैंक को जैसा बताएं कि बैंक पहले क्या होता, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया था, इन्वेस्ट किया था। अचानक एक साथ इतना लोगों को पैसा वो नहीं दे पा रहा था, है ना। पैसा के पास था, पैसा कमी नहीं था, लेकिन डिपॉजिट में था, सब इन्वेस्ट किया हुआ था, और एक ही साथ इतना लोग पैसा लेने के लिए आ गया। तो गवर्नमेंट ये सिलिकॉन वैली क्या किया कि पैसा चुकता करने के लिए वो बॉन्ड बेचने लगा। जो बॉन्ड था ना गवर्नमेंट का, जो बॉन्ड, वो बेचने लगा ताकि बेचकर इन लोगों को हम पैसा दे सकें। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है क्या कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, ब्याज दर, तो बॉन्ड का वैल्यू गिरने लगता है, बॉन्ड का वैल्यू गिरने लगता है। अब बॉन्ड का वैल्यू गिर रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, बॉन्ड का वैल्यू गिर रहा था। अब पैसा चुकता करने के लिए ये घाटा में अपना बॉन्ड बेचने लगा, कौन, सिलिकॉन वैली। जिससे क्या हो गया ना, एक मैसेज चला गया। मैसेज क्या चला गया कि सिलिकॉन वैली के पास तो पैसा ही नहीं बचा है, वो तो अपना बॉन्ड बेच रहा है, वो भी घाटा में बेच रहा है। तो इससे क्या मैसेज गया कि बैंक डूबने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला था। तो जितने लोग को पैसा का जरूरत है वो तो गए ही, जितने लोग को पैसा का जरूरत नहीं था और उनका पैसा डिपॉजिट था, वो भी डर के मारे दौड़ गए कि हम भी अपना पैसा निकाल लेते हैं बैंक डूबने से पहले। यानी कि जितना लोग तो जा रहे थे वो तो प्रेशर दे ही रहे थे, और लोग भी जिसको पैसा की जरूरत नहीं था, पैसा की जरूरत नहीं, तो वो भी बैंक के पास दौड़ गए। बैंक पर और प्रेशर आ गया पैसा देने का, और बैंक हुआ क्या, क्रैश कर गया। उतना पैसा वो दे ही नहीं पाया लोगों को, क्योंकि उतना उसका इसका इन्वेस्टमेंट में था, नहीं दे पाया, बैंक क्रैश कर गया, डूब गया। फलतः क्या हुआ कि वहाँ पर FDIC होता है, यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंक उसका हाथ में चला गया। गवर्नमेंट जो है FDIC, वहाँ पे जो कैलिफोर्निया के जो बैंकिंग नियामक होते हैं, बैंकिंग रेगुलेटरी जो होते हैं, वो क्या कि उस बैंक को अधिकार FDIC को दे दिए। अब बोले कि अब तुम जितने लोगों का पैसा है, वही पैसा कहाँ, जितना देर बीमा किया हुआ है, जितना इंश्योरेंस किया हुआ पैसा डिपॉजिट है, बस उतना ही को तुम चुकता करो, बाकी पैसा लोगों का डूब गया, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये FDIC का हाथ में ये बैंक चला गया। तो यही था इसका कहानी, है ना। ये सिलिकॉन वैली डूबने का कहानी था, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बात तो समझ जाइएगा कि कैसे ब्याज दर बढ़ा तो कैसे बॉन्ड का वैल्यू गिरा, है ना। लोन बढ़ने से सिलिकॉन वैली सबको महंगा लोन बेच रहा था, तो लोग डिपॉजिट ही अपना निकालने लगे, डिपॉजिट एक साथ लोगों को नहीं दे पाया, तो अपना बॉन्ड बेचने लगा कम दाम पर, और उसके बाद फिर और मैसेज चला गया, गलत मैसेज चला गया, निगेटिव मैसेज चला गया कि कम दाम पर बॉन्ड बेच रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसा नहीं है। तो जिसको पैसा की जरूरत नहीं तो वो भी दौड़ गया, और बैंक पे प्रेशर बना, इतना लोग एक साथ पैसा नहीं दे पाया और बैंक क्रैश कर गया। अभी सिलिकॉन वैली FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हाथ में चला गया। अब वो इसको मैनेज कर रहा है और लोगों का पैसा जितना बीमा किया हुआ राशि है उसको वो चुकता कर रहा है। बस इसका यही कॉन्सेप्ट था। अब सिलिकॉन वैली के साथ साथ क्या हुआ कि सिग्नेचर एक बैंक है, वो न्यूयॉर्क में काम करता है, वो भी डूब गया। उसका डूबने का कारण क्या है, समझिए बात को। देखिए, जब सिलिकॉन वैली जैसा एक बड़ा बैंक, जिसको 5 साल पहले सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब मिला था, उतना बड़ा बैंक अगर डूब जाए तो सिग्नेचर बैंक
सिग्नेचर बैंक के जितने भी डिपॉजिटर थे, जितना भी डिपॉजिट किए थे, है ना, उनमें भी डर का भावना आ गया कि इतना बड़ा बैंक अगर डूब गया तो फिर हम लोगों का पैसा क्या होगा, है ना। तो वहाँ भी डिपॉजिटर लोग अपना पैसा लेने के लिए जल्दी जल्दी बैंक के पास दौड़ने लगे, जबकि इसके साथ ऐसा कोई समस्या भी नहीं था, इसका आराम से काम चल रहा था, लेकिन डिपॉजिटर लोग अपना पैसा लेने के लिए बैंक के पास दौड़ गए और उसका भी वही हाल हो गया। एक साथ इतना पैसा नहीं दे पाएगा कोई भी बैंक। डिपॉजिट पैसा अपना डिपॉजिट करके नहीं रखता है, उसको इन्वेस्ट करके रखता है। सारा डिपॉजिटर अगर एक ही समय ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिटर पहुंच जाएगा तो बैंक उसको नहीं दे पाएगा, है ना। इसके साथ भी यही हुआ, ये भी क्रैश कर दिया और इसको भी FDIC के हाथों में सौंप दिया गया। FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके हाथों में इसको मैनेजमेंट करने के लिए सौंप दिया गया और जो भी डिपॉजिटर हैं उनका बीमा की राशि तक पैसा दिया जाएगा, बाकी पैसा उनका डूब गया। एक मैगजीन में नहीं दिया गया, एक और बैंक डूबा है, वो सिल्वर गेट है। उसका नाम क्या है? सिल्वर गेट, वो भी अमेरिका का ही है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, सिल्वर गेट, यह बैंक भी डूबा है ना। तो हो सकता है कि इसके बारे में आपको पूछ दे एग्जाम में। तो ये कॉन्सेप्ट था, बात को आप समझ गए होंगे हमको लगता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का 78वां दौर का सर्वेक्षण मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे हुआ है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, कुछ बात समझने का है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट अपना नागरिक का डेवलपमेंट का काम करती है, ये भारत सरकार है, साधारण भाषा में समझना, भारत सरकार है ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट करना, विकास कार्य करना। मतलब समाज में समतामूलक समाज का स्थापना तभी होगा जब विकास कार्य होगा, विकास कार्य करना, है ना। वो भी कैसा विकास? तो धारणीय विकास, धारणीय विकास, है ना। सिंपल विकास नहीं, धारणीय विकास, ठीक है ना। तो उसको समझाएंगे, अभी नोट कर लेते हैं लोग। भारत सरकार क्या विकास का कार्य करना है, तो विकास का कार्य करता है। तो कार्य करने के बाद वो देखता भी तो है कि जितना हम काम किए हैं आम जनता के पास, वो काम मेरा पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, कितना मात्रा में पहुंचा है और कितना काम करने की जरूरत है। इसका बीच बीच में वो सर्वेक्षण करवाता है ना। जैसे कि मान लीजिए विकास के काम में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है, स्वास्थ्य हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? आवास हो सकता है, आवास का क्या स्थिति है, शिक्षा है ना, और भी बहुत कुछ, है ना। इन सबों पर काम करता है तो बीच बीच में उसका सर्वेक्षण भी करवाता है, ठीक है ना। तो इस बार उसको आवास का सर्वेक्षण करवाना था कि आवास का क्षेत्र में हम जितना डेवलपमेंट का काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ है, लोगों तक कितना पहुंचा है ना। ये देखना चाहता था गवर्नमेंट, और हमको और कितना काम करने का जरूरत है। तो ये सर्वेक्षण करवाया किसका? आवास का, कि आवास का क्या स्थिति है। सर्वेक्षण कौन करेगा? NSSO करेगा, NSSO, है ना, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, है ना। हो गया, ये करेगा। इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट। तो स्वास्थ्य आवास शिक्षा ये NSSO को सौंप दिया। NSSO क्या हुआ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये काम करता है, सर्वे काम करने करता है। और सर्वे करके जितना डाटा इकट्ठा होता है वो क्या करता है, जाकर गवर्नमेंट को सौंप देता है। फिर गवर्नमेंट उस डाटा का उपयोग करते हैं, उसके अनुसार अपना वो पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो ये काम इसको सौंप दिया कि आवास के जाकर तुम जानकारी लो। तो जानकारी कैसे लिया NSSO? कुछ बातें जाकर पूछा, यानी कि गांव में, शहर में जाकर, देश तो दो ही भाग में बटा हुआ है, तो गांव में या तो शहर में, तो वहाँ पर गांव में गया, शहर में गया, घर गया और लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ प्रश्न पूछा, है ना। घर जाकर कुछ प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? आवास के बारे में। आवास के बारे में क्या प्रश्न पूछा? आवास के बारे में पूछा कि आपका आवास कैसा, कच्चा है घर है या पक्का घर है या नहीं, यानी कि कच्चा घर या पक्का घर, कच्चा घर या पक्का घर,
या पक्का पक्का का घर है। दूसरा क्या है, आपका घर में पानी का क्या व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था पूछा, पानी। शौचालय का व्यवस्था पूछेगा, शौचालय कैसा शौचालय आपके घर में है ना, उन्नत किस्म का शौचालय है या पुराना जमाना जो गड्ढा करके किया जाता था शौचालय बना था वैसा शौचालय है ना, या फिर आप बाहर उसका उपयोग करते, बाहर जाने का काम करते हैं, शौचालय का हो जाएगा। शिक्षा का क्या स्थिति है भाई, शिक्षा का क्या स्थिति है। और क्या पूछ सकता है, और पूछेगा कि जो खाना पकता है वो स्वच्छ ऊर्जा से पकता है या फिर लकड़ी से बनता है, यानी कि खाना के लिए ऊर्जा का प्रयोग कैसा करते हैं आप, खाना बनाने हेतु ऊर्जा का प्रयोग कैसा होता है, ऊर्जा का प्रयोग कैसा होता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों से किसी का घर का स्थिति पता चल जाता है। अगर उसका घर में पानी का व्यवस्था अच्छा है, शौचालय की व्यवस्था अच्छा है, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ खाना पकाने के लिए जलावन का नहीं बल्कि शुद्ध स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो आप देखिएगा वो घर का स्थिति अच्छा रहेगा। और अगर नहीं है तो मतलब वो घर का स्थिति अच्छा नहीं है। तो क्या ये सब संकेत है, यही सब तो संकेत है। इस संकेत के आधार पर बता देता है कि आवास की स्थिति कैसा है। यही संकेत तो इंडिकेटर है। संकेत को क्या कहें, ये सब प्रश्न ही संकेत हुआ। इस प्रश्न से आप घर की स्थिति पता लगा लीजिएगा। तो ये प्रश्न संकेत हुआ, संकेत को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। क्या एक ही प्रश्न था? नहीं, अनेक प्रश्न था, यानी बहु मतलब मल्टीपल, यानी मल्टीपल इंडिकेटर। और क्या क्या ये सर्वेक्षण कर रहा है, इतना प्रश्न पूछ कर, यानी सर्वे कर रहा है, यानी कि हो गया वो मल्टीपल क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है ना, MIS मल्टीपल इंफॉर्मेशन सर्वे, ठीक है, बस वही है, उसको कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। MIS जो है, MIS मतलब मल्टीपल जो इंडिकेटर सर्वे है, उसमें क्या है, MIS में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। MIS जो है मल्टीपल इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर सर्वे जो हुआ है ना, इसमें बहुत सारा डेटा निकला है। उस डेटा का प्रयोग आप सरकार पॉलिसी बनाने के लिए करेगा, ठीक है। यही है आपका MIS था, मल्टीपल इंडिकेटर। यहाँ पर आपको दिया हुआ तो उसको समझा दिया, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे। उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, MIS लिख सकते हैं। MIS बहुत जगह MIS का यूज करेगा, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। सत्तर प्रशिक्षण विमानों की खरीद हेतु हाल HAL से तथा 3 प्रशिक्षण पोतों की खरीद हेतु L&T से रक्षा मंत्रालय का समझौता, ठीक है। तो जो रक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार है, भारत सरकार क्या किया है, भारत सरकार क्या किया है, जो भारत सरकार है वो आपका HAL से यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझौता किया। किससे समझौता किया, समझौता किया किससे, HAL से किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से किया समझौता। क्या समझौता किया है कि आपको 70 प्रशिक्षण विमान बनाना है। 70 प्रशिक्षण विमान क्या होता है भाई, प्रशिक्षण विमान होता है कि नया जो कैडेट होता है, नया जो सेना में भर्ती होता है, उसको प्रशिक्षण करने के लिए विमान उड़ाना पड़ता है ना, विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो उसी के लिए 70 प्रशिक्षण विमान चाहिए उसको, विमान चाहिए किसको, सरकार को चाहिए। विमान चाहिए, ठीक है ना, किसको, सरकार को चाहिए। तो इसके लिए हाल को दे दिया गया टेंडर, आप बनाइएगा। ये जो 70 प्रशिक्षण विमान उसको कहते हैं क्या, HTT 40 नाम दिया गया, ठीक है ना, HTT 40, क्लियर। इसके साथ साथ 3 पोत यानी समुद्र में चलने वाला पोत जो होता है, 3 प्रशिक्षण हेतु पोत का निर्माण का टेंडर किसको दिया गया है, निर्माण का टेंडर दिया गया किसको दिया गया है, तो L&T को दिया गया है। L&T है ना, L&T को दिया गया, ठीक है। ये बनाएगा 3 प्रशिक्षण पोत और हाल बनाएगा 70 प्रशिक्षण विमान, है ना। ये ऑलमोस्ट 56%
स्वदेशी सामान का यूज करेगा, 56% स्वदेशी सामान, स्वदेशी सामान का यूज करेगा। और ये करेगा ऑलमोस्ट 100%, यानी 100% स्वदेशी सामान का यूज करेगा, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है ना, तो यही है इसमें, और तो कुछ विशेष नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लार्सन एंड टुर्बो, LNT का फुल फॉर्म लार्सन एंड टुर्बो होता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगा, है ना। यानी अब स्वर्ण आभूषण का जो बिक्री होगा उसके लिए 6 डिजिट का हॉलमार्किंग होना चाहिए, जो पहचान होता है हॉलमार्किंग, 6 डिजिट का, 6 डिजिट का हॉलमार्किंग होना चाहिए। ठीक है, हॉलमार्किंग होना चाहिए। ये आपका इसमें नंबर भी रहेगा इसमें, और इसमें अल्फ़ाबेट जो होता है ना, अल्फ़ाबेट वो भी रहेगा, मिला हुआ दोनों रहेगा, यानी इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट भी मिला रहेगा, इसमें नंबर भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि H 3 G 2 K 9 और 3 6 हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। इसी टाइप का कुछ रहेगा 6 डिजिट का, और ये आवश्यक है, इसके बिना फिर खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका स्वर्ण आभूषण के लिए 6 डिजिट का होगा और अल्फा न्यूमेरिक बेसिस पर रहेगा हॉलमार्किंग। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं कि PM उज्ज्वला योजना के लिए 200 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि PM उज्ज्वला योजना मई 2016 में आरंभ किया गया था, मई 2016 में आरंभ किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं, गांव में जो महिलाएं रहती हैं, है ना, परिवार जो गरीब परिवार रहता है, उसको खाना पकाने के लिए लकड़ी या सूखा जलावन जो होता है उसका उपयोग करता है, जिससे धुआं वगैरह होता है, प्रदूषण तो होता ही है, स्वास्थ्य भी महिलाओं को खराब होता है ना। इसी के लिए गवर्नमेंट ने मई 2016 को उज्ज्वला योजना आरंभ किया, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या कि ग्रामीण परिवार तक सिलेंडर का LPG कनेक्शन का पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये शुरू किया हुआ था मई 2016 में आरंभ हुआ। ठीक है ना। वर्तमान में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोलियम है उसका दाम में उछाल आया है, बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, क्लियर, जिसके कारण भारत में भी पेट्रोलियम में उछाल आया है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। ठीक है ना। इस गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने से जो गरीब परिवार है वो क्या कर पा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए सरकार क्या किया कि उससे 200 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी दिया जाएगा, जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। यानी कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उसे 200 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है ना। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी उसको 200 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं।